अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इस पूरी सीरीज़ का 6th लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 6 के MCQ से रिलेटेड है। तो इसमें हम तमाम चैप्टर 6 की तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट MCQs देखते हैं। A completely submerged object always displaces its own dash। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली एक फ्लूइड में, एक लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, ये हमने अपनी इस बुक के अंदर चैप्टर 6 में पढ़ा एक प्रिंसिपल जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया जाए तो वो उस लिक्विड को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बनाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जितना ऑब्जेक्ट का अपना साइज, अपना वॉल्यूम होगा वो उसी के हिसाब से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के। तो इसका मतलब है कि जितना उस ऑब्जेक्ट का अपना वॉल्यूम है उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। ये फिगर उसको क्लियरली शो करती है कि फर्स्ट फिगर में बताया गया है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल पोर्शन लिक्विड के अंदर डिप करें तो स्मॉल सा पार्ट ही लिक्विड का डिस्प्लेस हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मजीद इसके अंदर डिप होता जाएगा तो नतीजा निकलेगा कि उसकी जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड वो भी ज्यादा होता जाएगा। तो फाइनली जब कंप्लीटली ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अपने ही वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हम इसके अंदर सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी MCQs की तरफ। कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। यानी अगर एक शख्स जमीन के ऊपर खड़ा है तो वो यकीनन जमीन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो प्रेशर किस वक्त मैक्सिमम होगा, किस वक्त ग्रेटेस्ट होगा, ये इसके ऑप्शन है। तो अब इस ऑप्शन में से इनको समझने से पहले हम एक छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, ये फार्मूला है जो हम प्रेशर का पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इस केस में इस MCQs के अंदर उस शख्स का वेट उसकी फोर्स बन जाएगी जो कि अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहा है और वो यकीनन कांस्टेंट है। तो अब ये रिलेशन बताता है कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो फिलहाल हमें बताना है कि प्रेशर किस कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एरिया हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं मिनिमम एरिया होगा तो मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो आप देखिए ऐसा कब होगा, तो इसमें जो ऑप्शंस लिखे हैं उन ऑप्शन में वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम एरिया हो। मैं आपको एक फिगर से भी समझा देता हूं इस बात को। आप देखिए कि ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में दिखाया गया है कि जो राइट वाली फिगर है ब्लू कलर वाली, उसमें एरिया बड़ा है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर कम अप्लाई होगा क्योंकि प्रेशर पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ये जो कोनिकल टाइप की फिगर बनी हुई है इसमें आप देखें कि एक पॉइंटेड पार्ट है जिसके ऊपर सारी फोर्स कंसंट्रेट होती है तो प्रेशर का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो शख्स अपने टो के ऊपर है, और टोज भी कैसी कि जो एक लेग की टो है अगर उसके ऊपर स्टैंड करेगा तो उस वक्त मिनिमम एरिया होगा और प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो हम इसमें से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर के 1 टो पर हमें प्रेशर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा करेक्टेड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। थर्ड MCQs में लिखा है इन अ स्टेशनरी होमोजेनियस लिक्विड। यानी होमोजेनियस लिक्विड किसको कहते हैं? एक ऐसा लिक्विड जो कि तमाम जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो थ्रू आउट द लिक्विड, उसके अंदर कोई डिफरेंस ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं डेंसिटी ज्यादा है कहीं डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं। होमोजेनियस का मतलब है कि पूरे के पूरे लिक्विड के एक एक पॉइंट पर उसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो अब आप देखिए हमारे पास ऑप्शन है और कहा गया है कि एक होमोजेनियस लिक्विड के अंदर जो कि स्टेशनरी कंडीशन में हो तो आपको बताना है कि प्रेशर
किस पॉइंट उसकी प्रेशर की सिचुएशन क्या होती है। तो आप देखिए कि ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है, किसी भी फ्लूइड लिक्विड के अंदर प्रेशर इक्वल होता है रो जी एच के। ये फार्मूला बताता है कि प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट यानी डिस्टेंस के ऊपर। तो अब इसमें से हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो हमारे पास क्या है, तो हमें देखना है कि जी होमोजेनस लिक्विड के अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए रिलेशन बता रहा है कि प्रेशर डेप्थ के लिहाज से, हाइट के लिहाज से तो चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ही सरफेस पर सेम मिलेगा। जैसे फर्ज करें कि ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर आपको प्रेशर हर पॉइंट पर सेम मिलेगा, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स की जो हाइट या डेप्थ है वो हमें सेम मिल रही है। इसी तरह अगर एक और सरफेस हम देखें, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी आप देखिए हर पॉइंट जो है अपर सरफेस से हाइट या डिस्टेंस सेम रखता है। तो अगर हाइट या डिस्टेंस या डेप्थ सेम है तो इस पर भी हर जगह पर प्रेशर आपको सेम मिलेगा। अलग अलग सरफेस पे आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि वहां पर हाइट चेंज हो जाएगी, लेकिन एक ही सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएं वहां पर आपको जो प्रेशर है वो सेम या इक्वल मिलेगा। मैं आपको उसको एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास कुछ बुक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस की गई हैं। अब आप देखिए जो येलो बुक है, ऊपर से जो थर्ड बुक है, अगर इस बुक को सोचें तो ऊपर वाली दोनों बुक्स इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो येलो वाली बुक है उसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आप कहेंगे सर अलग अलग फोर्स फील हो रही है? ऐसा नहीं है। अगर आप उस येलो बुक के किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ऊपर रखी हुई अगर दोनों बुक्स का जो वेट है वो फर्ज करते हैं 6 न्यूटन है, तो येलो बुक के ऊपर आपको जितना उसने एरिया कवर किया हुआ है जहां पर के वो बुक्स रखी गई हैं, तो यकीनन हर पॉइंट के ऊपर आपको 6 न्यूटन ही फील होगी फोर्स। तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर सेम रहेगा। तो इसका मतलब है एक ही सरफेस के ऊपर प्रेशर सेम रहता है। तो हमारा ये वाला जो आंसर है ये सेम रहेगा कि प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या है, वन पिस्टन in a hydraulic lift has an area that is twice the area of the other। यानी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और वो इस तरह डिजाइन की गई है कि उसका एक जो एंड है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगाया गया है उसका एरिया और जो दूसरा जो उसका एंड है वहां पर जो बड़ा एरिया है वो पहले वाले एंड के एरिया से डबल है। तो अगर डबल है तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, तो कहता है कि अगर हम स्मॉलर पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर इंक्रीमेंट लगाएं डेल्टा पी, तो बताइए लार्जर वाले पिस्टन पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो अब आप याद रखिए कि ये सिचुएशन है कि स्मॉलर एंड के ऊपर, स्मॉलर पिस्टन के ऊपर हमने एक प्रेशर चेंज दिया डेल्टा पी और उसका इफेक्ट हमें देखना है लार्जर पिस्टन के ऊपर क्या बनता है। तो हमने एक लॉ पढ़ रखा है जिसको कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि जी अगर हम किसी लिक्विड, किसी फ्लूइड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें तो वह एक्स्ट्रा प्रेशर तमाम पॉइंट्स के ऊपर इक्वली ट्रांसफर होता है। उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि एरिया बड़ा है या छोटा है, हर पॉइंट के ऊपर आपको सेम ही ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा प्रेशर। तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए इसमें लिखा है कि जो लार्जर पिस्टन है बजाय ऐसा लगता है कि उसका एरिया क्योंकि डबल है तो शायद वहां पर प्रेशर डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्कल कहता है कि ये एरिया चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो जो एडिशनल प्रेशर होगा वो इस लार्जर प्रेशर तक पहुंचते पहुंचते हर पॉइंट पर सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर स्मॉलर पिस्टन पे डेल्टा पी का इंक्रीमेंट आया है तो लार्जर पर भी डेल्टा पी का ही इंक्रीमेंट आएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे इंक्रीज ऑफ डेल्टा पी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि ये तो एमसीक्यूज बनाई गई प्रेशर की फॉर्म में, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज बनाई जाती फोर्स की फॉर्म में तो याद रखिएगा अगर हम स्मॉलर पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो लार्जर पिस्टन पर वो फोर्स इक्वल फील नहीं होती, बल्कि लार्जर पिस्टन पे उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये फार्मूला देखें, इस फार्मूले से आपको आइडिया मिलेगा कि अगर हम F1 जो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई गई है उसका इफेक्ट हम लार्जर पिस्टन पे देखना चाहते हैं तो वो F2 जो है वो इंक्रीज हो जाती है और वो डिपेंड करती है कि ये एरिया का रेशियो कैसा है। अगर लार्जर पिस्टन का एरिया डबल है तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, और अगर इस लार्जर पिस्टन का एरिया 3 टाइम्स है तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये एमसीक्यूज फोर्स की फॉर्म में आए तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर चूज करना है। लेकिन फिलहाल जो प्रेशर है वो पास्कल लॉ के मुताबिक हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने उसको इंक्रीज बाय डेल्टा पी की फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो एमसीक्यूज है, इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज
यानी वैक्यूम का मतलब है कि हमने उसमें से तमाम एयर को बाहर निकाल लिया। वैक्यूम का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई हम स्पेस की बात कर रहे हैं। हम वैक्यूम जो है वो अर्थ के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चैम्बर में से अगर हम एक तमाम एयर को जो है वो एक पंप के जरिए बाहर निकाल लें तो उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो जब वैक्यूम का मतलब है कि वहां पर कोई मैटर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, किसी किस्म की कोई सब्सटेंस मौजूद नहीं है, तो आपको कहता है कि एक वैक्यूम के अंदर क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि वैक्यूम के अंदर जो बायोन फोर्स है वो एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बायोन फोर्स जो है वो सिर्फ उस सूरत में एक्ट करती है कि जब कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस, कोई फ्लूइड मौजूद हो। तो जब आपने एयर को बाहर निकाल लिया जो कि एक फ्लूइड था, जो कि बायोन फोर्स बना सकता था, तो जब आपने उसको बाहर निकाल लिया और वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो जब वैक्यूम हो गया तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई बायोन फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो वैक्यूम के अंदर कोई बायोन फोर्स आपको नहीं मिलती। ये इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। The pressure at the bottom of a pond does not depend upon। तो अब देखें कि एक पॉन्ड है, उसके बिल्कुल डेप्थ के अंदर कहा जाता है कि जो प्रेशर है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर डिपेंड किस पर करता है। तो देखिए ये फॉर्मूला है कि प्रेशर इक्वल होता है रो जी एच के। तो अब देखिए तीन फैक्टर हमें नजर आते हैं। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो जो फ्लूइड या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जी वैल्यू जी पे डिपेंड करता है। एच जो डेप्थ है, ये एच असल में हाइट नहीं होती बल्कि इसको हम डेप्थ की फॉर्म में ही काउंट करते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, फिर जी के ऊपर और फिर उसके बाद डेप्थ के ऊपर। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वाटर डेंसिटी, तो वाटर डेंसिटी तो डिपेंड करता है, हमें तो बताने किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। फिर रह गया सरफेस एरिया। तो आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर कोई एरिया का जिक्र नहीं है। तो उस पॉन्ड का सरफेस एरिया छोटा हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो बॉटम है उसके ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज की तरफ। अ रॉक सस्पेंडेड बाय वेइंग स्केल वेज 5 न्यूटन आउट ऑफ वाटर। एक रॉक या एक स्टोन है जो कि वाटर से अगर बाहर उसका वेट फाइंड किया गया तो 5 न्यूटन था, और जब उसे वाटर के अंदर डिप किया गया तो उसका वेट कम होके 3 न्यूटन रह गया। तो हमें बताना है कि बायोन फोर्स उस रॉक के ऊपर क्या होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी एमसीक्यूज है। तो देखें कि हमें पता है कि अगर हम किसी चीज को एयर में उसका वेट फाइंड करें तो उसका वो एक्चुअल वेट होता है, लेकिन जब हम उसको किसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं तो लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर एक बायोन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जिससे उसके वेट में कमी आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है, और ये कमी उस फोर्स के इक्वल होती है जो कि लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होता है, और उसको कहते हैं बायोन फोर्स। तो जब भी आपको बायोन फोर्स कैलकुलेट करना हो तो सिंपल काम करना है कि जो एक्चुअल वेट है उसमें से जो रिड्यूस वेट है उसको माइनस कर दें। तो हमारे पास ये जो है सिचुएशन बनती है। अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर दें तो 2 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हमारी बुक के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर 2 न्यूटन का ऑप्शन मौजूद नहीं, लेकिन करेक्टेड आंसर 2 न्यूटन है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज। कहता है एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड डिस्प्लेसेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दिस इज। अब याद करें ये तो वही एमसीक्यूज नंबर 1 हो गई जिसमें हमें कहा गया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दें तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर जो है वो फ्लूइड को या लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो ये क्या है, तो ये यकीनन आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो है वो स्टेटमेंट है, तो हम इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज नंबर 9। सॉल्ट वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर, यानी जो समंदरी पानी होता है इसमें सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो फ्रेश वाटर यानी जो सादा सिंपल वाटर होता है उसके मुकाबले में उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो कहता है कि अ बोट फ्लोट्स इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अगर एक बोट को एक फ्रेश वाटर में जो है वो फ्लोट करवाया जाए और एक सॉल्ट वाटर में फ्लोट करवाया जाए तो द बायोन फोर्स ऑन द बोट इन सॉल्ट वाटर इज डैश दैट
इन फ्रेश वाटर। तो बस ये बताना है कि सॉल्ट वाटर में जो बाइंड फोर्स होती है वो फ्रेश वाटर की बाइंड फोर्स से कम होती है, बराबर होती है, ज्यादा होती है, क्या सिचुएशन है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, फिर वही बात, एक फॉर्मूला जो हम अभी इससे पहले भी देख चुके हैं, और ये अब फोर्स की फॉर्म में हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने इसको प्रेशर की फॉर्म में देखा था। तो याद रखिएगा, बाइंड फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है रो जीवी। तो रो जीवी का मतलब है कि बाइंड फोर्स है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, बाइंड फोर्स डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो बाइंड फोर्स कम होगी। तो क्योंकि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पर हमें बाइंड फोर्स लार्जर मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, तो हमने इस लार्जर को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और अगर ये पूछा था कि फ्रेश वाटर में क्या सिचुएशन है, तो एज कंपेयर टू सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर ये बाइंड फोर्स कम होती है। अब आते हैं हम अपनी लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। यू फिल अ टॉल ग्लास विद ice and then add water to the level of the glass rim, so some fraction of the ice floats above rim. When the ice melts, what's happened to the water level? देखिए, एक हमारे पास गिलास है, उस गिलास के अंदर हमने आइस को फिल किया। तो थोड़ा सा अगर आइस का एक क्यूब उसके अंदर डाल दें तो हम देखते हैं कि आइस का जो क्यूब है उसका कुछ पार्ट जो है वो इस गिलास के इनसाइड होता है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। अब ये गिलास जो है वो इतना फिल किया गया वाटर से कि अब उसमें एक ड्रॉप की भी गुंजाइश नहीं है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास आइस है, अगर ये मेल्ट हो जाए कंप्लीटली तो यकीनन इसी गिलास के वाटर का हिस्सा बन जाएगी। तो क्या ऐसा बजाय लगता है कि अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाए तो कुछ वाटर यकीनन बाहर गिर जाएगा, यानी वो हिस्सा आइस का जो कि अबव द वाटर है वो इस गिलास का पार्ट नहीं लगता। तो इसका मतलब अगर जब वो मेल्ट होगा तो यकीनन वो वाटर एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो बाहर गिर जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब आपको बस एक सिंपल सी लॉजिक याद रखनी है। वो लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास एक आइस हो जिसका एक मास हम जैसे फर्स्ट करें 5 ग्राम ने सपोज कर लिया, तो 5 ग्राम आइस को चेक करें और 5 ग्राम वाटर को चेक करें, तो आपको लगेगा कि जो आइस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी वो ज्यादा जगह कवर कर रहा होता है। तो अब आप इस फिगर को देखेंगे, इसमें जो आइस क्यूब का लोअर पार्ट है वो एक खास पोर्शन जो है वो कवर करता है इस लिक्विड के अंदर। अगर मैं उसको इस दूसरे वाले ग्लास में दिखाऊं तो मान लें कि ये वो हमारे पास पोर्शन है जो कि आइस ने कवर किया हुआ है। अगर मैं इस आइस को बाहर निकाल लूं और ये हम मान लें कि ये जो येलो कलर वाला पार्ट है, जितनी जगह उसने इस लिक्विड के अंदर कवर कर रखी थी, यहां पर अभी लिक्विड नहीं आएगा, ये खाली जगह ही रहेगी। तो अगर मैं इस आइस क्यूब को बाहर निकाल लूं और मेल्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करूं तो यकीनन ये जो येलो कलर की स्पेस नजर आ रही है वो पूरे की पूरी आइस इस जगह को कवर कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा और वो लिक्विड जो आइस की शक्ल में अभी फिलहाल हमें नजर आ रहा है वो आइस क्यूब इस लिक्विड फॉर्म के अंदर इस येलो स्पेस को कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक ड्रॉप भी जो है वो गिलास से बाहर नहीं गिरेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये वाला है, द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, यानी वो उसके किनारे तक ही रहेगा। तो बेटा बस याद रखना कि इसमें जो सिंपल सी लॉजिक है वो ये कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर के वॉल्यूम से ग्रेटर होता है, जबकि उनका मास क्या हो, इक्वल हो। तो बजाहिर वो जो एक्स्ट्रा हमें ऊपर नजर आ रहा है आइस, वो पार्ट है जो कि इस वाटर के इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हमें ऊपर दिखाई दे रहा। तो जब वो मेल्ट हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पार्ट गायब हो जाएगा और उतनी ही स्पेस जो इसने इनसाइड द वाटर कवर कर रखी है उसके अंदर ये लिक्विड इजीली आ जाएगा, तो कोई वाटर बाहर नहीं गिरेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब ये हमारी तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। और आपने फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम जो वीडियोस हैं उनको लाजमी देखना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो फौरन आप तक पहुंच सकें और आप उसको इजीली देख सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।